नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। मूवी के नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी मूवी सीक्वल है मेरी हाल ही में एक्सप्लेन की हुई मैक्सिकन हॉरर मूवी किलोमीटर 31 की, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन उसका सीक्वल उसके 10 साल बाद आया था, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने इसके पहले पार्ट की वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देखें, नहीं तो मूवी आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। इस मूवी को 69% गूगल यूजर्स ने काफी पसंद किया है, जिसकी स्टोरी पहले पार्ट के कुछ साल बाद की है, जिसमें हमें कई नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं किलोमीटर 31 पार्ट 2 की हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत होती है पहले पार्ट के एंडिंग सीन से, जहां हम अगता को हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए देखते हैं और वो सबसे अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। यही नहीं, अगता को उसके बच्चे के बारे में ना बताने पर वो एक डॉक्टर को जान से मार देती है। तभी वहाँ ऑफिसर मार्टिन भी आ जाता है। अगता का ये एग्रेशन देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ हम नूनो को देखते हैं, जो कि सेम हॉस्पिटल में एडमिट था और इस वक्त उस पे अगता को जान से मारने का जुर्म था, इसीलिए उसे वहाँ बांध के रखा था। लेकिन वो उसे किसी तरह तोड़कर वहाँ से निकल जाता है और कैटलीना की डेड बॉडी के पास जाकर रोने लगता है। तभी हम एक वार्ड बॉय को आता देखते हैं, जो नूनो को रोकता है, तो नूनो उसे भी जान से मार देता है। यहाँ से कहानी 7 साल आगे आती है और एक न्यूज के थ्रू हम पिछले 7 सालों में हुई घटनाओं के बारे में देखते हैं, जिसमें मार्टिन पर इस केस को सुपरस्टिशन से जोड़ने के लिए कई एलिगेशंस लगाए गए थे, जिस वजह से वो बिल्कुल टूट सा गया था और गुस्से में वो अपने ही घर का एक फिश टैंक तोड़ देता है। और तो और अब वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाया करता था। अब हम मार्टिन को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा था कि तभी उसके पास जेवियर नाम का एक आदमी का कॉल आता है, जो उसे 7 साल पुराने केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। लेकिन मार्टिन उसकी एक नहीं सुनता और फोन काट देता है। तभी वहाँ पुलिस चीफ आता है, जो मार्टिन को उसका एक नया पुलिस बैच देकर फिर से एक नए केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। लेकिन मार्टिन इसके लिए तैयार नहीं था, तो चीफ उसे समझाता है कि ये केस काफी बड़ा है और इसमें काफी पॉलिटिशियन प्रेशर भी है और वो मांग कर रहे हैं कि मार्टिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, जिस वजह से मार्टिन उस केस के लिए रेडी हो जाता है और रास्ते में ही वो इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स को सुन लेता है। वहाँ पहुँच के मार्टिन मैरियाना को देखता है, जो कि मेक्सिको में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन की एक बड़ी कैंडिडेट थी और कुछ दिन पहले मैरियाना के घर से उसके बेटे एलेक्सिस को कोई किडनैप करके ले गया था। यही नहीं, उसकी बेटी जो एलेक्सिस के साथ ही सो रही थी, वो भी अब काफी बड़े सदमे में थी। वो ना ही कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। लेकिन आखिर इसका पता नहीं चल पाया कि आखिर वो एलेक्सिस को लेकर गए कैसे, क्योंकि कोई भी डोर से नहीं आया, ना ही विंडो से, और ना ही कोई कैमरे में अंदर जाता हुआ या बाहर आता हुआ दिखा। यहाँ मैरियाना उसे ये भी बताती है कि रात में वो अपना काम कर रही थी कि तभी उसे एमा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जब वो उसे देखने आई तो एमा जमीन पे तड़पती हुई उसे मिली और थोड़ी देर बाद उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। तब से अब तक वो इसी कंडीशन में है। यहाँ से मार्टिन मैरियाना के घर जाके इन्वेस्टिगेशन करता है, जहाँ वो एलेक्सिस के रूम को चेक करता है और वहाँ एलेक्सिस के बिस्तर पे वो एक ब्लैक लिक्विड को देखता है और एलेक्सिस के बेड के नीचे मार्टिन को वही लिक्विड मिलता है। तभी वहाँ मैरियाना भी आ जाती है, जो मार्टिन से उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है और उसकी थ्योरी इस केस पर जानना चाहती थी। लेकिन मार्टिन के पास अभी कोई भी थ्योरी नहीं थी, पर मैरियाना उसे हर तरह की थ्योरी के बारे में पूछती है, चाहे वो किसी के भी आधार पर क्यों ना हो, जिसपे मार्टिन उसे 7 साल पुराने केस के बारे में बताता है कि 7 साल पहले 7 बच्चे 7 दिन के अंदर गायब हो गए थे, पर ये केस उससे रिलेटेड नहीं है। यही नहीं, अब मार्टिन खुद ही उस विच वाली थ्योरी को नहीं मानना चाहता था, जबकि मैरियाना किसी भी तरह अपने बेटे को वापस पाना चाहती थी, इसीलिए वो हर थ्योरी पे बिलीव करने के लिए तैयार थी। और हम यहाँ ये जान पाते हैं कि इस साल अभी तक 4-5 बच्चे गायब हो गए हैं और इन सारे ही केसेस में किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो बच्चे गए कहाँ। इसीलिए मैरियाना मार्टिन से सारी सच्चाई के बारे में पूछती है, जिसपे मार्टिन उसे बताता है कि जो बच्चे खोए हैं वो सब रात को अपने पेरेंट्स के साथ सो रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ स्मेल आती है और किसी के होने का एहसास होता है। ज्यादातर पेरेंट्स को अपने घर में एक ब्लैक लिक्विड फैला हुआ दिखता है, जिस पर मैरियाना को भी ये याद आता है कि जब वो एमा को देखने आई थी तो उसके रूम में भी कुछ ऐसी स्मेल थी, जो कि शहर के बीच बनी पाइपलाइंस में से आती है
और उसके रूम में भी टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं ज्यादा था और वहाँ ठंड थी। तभी हमें घर को देखते हैं जिसमें वही काला लिक्विड बहता हुआ जा रहा था और वह ब्लैक लिक्विड घर के अंदर जाने के बाद वहाँ सो रहे बच्चे के बेड की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो बच्चा उठकर अपने रूम से बाहर आ जाता है और उसी वक्त उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और हम वहाँ किसी चीज के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। ये जानने के बाद मैरियाना काफी डर जाती है, लेकिन मार्टिन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके बेटे को किसी भी हालत में ढूंढ लेगा। जिसके बाद वो उसे एमा से मिलवाने के लिए कहता है और जब वो एमा को देखता है तो वो विंडो के पास एकदम खोई हुई सी खड़ी थी जिसे कुछ भी होश नहीं था। और मार्टिन जब उसे बुलाता है तो मार्टिन को एमा एज ईविल दिखती है, जिससे मार्टिन काफी डर जाता है। हालांकि ये सच नहीं था क्योंकि एमा गुमसुम सी वहाँ खड़ी थी। मूवी यहाँ से अगले दिन पर जाती है जहाँ हम पूरे शहर में इन्हीं किडनैपिंग्स की न्यूज को देखते हैं जो उनके शहर रियो चरबुस्को और रियो मिस्कोवैक में होने वाली किडनैपिंग्स के बारे में थी जो हर 7 साल में होती थी और पिछली रात को ही चौथी किडनैपिंग हो गई थी, जिसकी वजह से हर पेरेंट्स को उनके बच्चों का खास ख्याल रखने के लिए और उन्हें कभी अकेला ना छोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इन बड़ी किडनैपिंग्स की वजह से पुलिस पर भी काफी प्रेशर था, जिस वजह से वहाँ के चीफ भी काफी गुस्से में थे, जो गुस्से में मार्टिन को काफी कुछ सुना देते हैं और वहाँ की मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। तभी फिर से उसे बाहर जेवियर मिलता है जो 7 साल पुराने केस और अब की हुई किडनैपिंग के बारे में कुछ बताना चाहता था। ये सुनकर मार्टिन उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ जेवियर उसे बताता है कि ये जो भी किडनैपिंग हो रही है उन सब के बारे में वो किसी नॉर्मल तरीके से जान नहीं सकते, लेकिन उसके बेटे टॉम के पास कुछ पावर्स हैं, यानी साइकिक पावर्स, जिसकी मदद से वो किसी भी पैरानॉर्मल चीज के बारे में जान सकता है। ये सुनकर मार्टिन को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं था और वो जेवियर को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद जाते जाते टॉम उसे फिश टैंक के बारे में बताता है जिसे मार्टिन ने बोतल मार के तोड़ दिया था। इसके अलावा वो मार्टिन के पास्ट के बारे में भी बताता है जिससे वो अभी तक काफी भाग रहा था। ये कहकर टॉम वहाँ से चला जाता है, पर ये सुनकर मार्टिन काफी कंफ्यूज था कि आखिर ये सब उस बच्चे को कैसे पता। जिस वजह से परेशान होकर मार्टिन नूनो से मिलने जाता है जो कि पागल खाने में कैद था और उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए वहाँ के डॉक्टर उसे नूनो से मिलने नहीं देते। और उसी दिन रात को हम फिर से उसी लिक्विड को एक सीवर से बाहर आता हुआ देखते हैं जो एक और घर में जाता है जहां वो एक बच्चे के बिस्तर के नीचे आकर उस पर चढ़ने लगता है और उसमें से एक ब्लैक क्रीचर निकलता है जो उस बच्चे के काफी करीब था और हम भी उसे देख पाते हैं। असल में वो एक इंसान जैसा क्रीचर है जिसके पैर नहीं हैं और वो अपने हाथों के सहारे चलता है। और बस हम अगले दिन न्यूज में ये खबर देखते हैं कि पिछली रात को 1 बजे 5वां बच्चा भी किडनैप हो गया। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि जब वो क्रीचर उस बच्चे को चुराती है तब एमा भी कुछ मूवमेंट करती है, जिसके बाद वो अपने सिर को एक कांच में बार बार मारने लगती है और मैरियाना के आने तक एमा ने खुद को काफी ज्यादा इंजर्ड कर लिया था। अब न्यूज वाले भी प्रशासन से काफी सवाल उठा रहे थे। लोग अपने शहर छोड़कर जाने लगे थे और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, मार्टिन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जेवियर से मिलने जाता है जो एक हॉस्पिटल चलाया करता था। जेवियर खुद एक साइंटिस्ट था और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी। अब वो ये समझ चुके थे कि उन्हें उस क्रीचर या वही 7 साल पुरानी विच जो भी इसके पीछे है उसे पकड़ना है, जिसके लिए वो सभी पहले टॉम को एमा से मिलवाने लेके जाते हैं। क्योंकि एमा ने अपने भाई की किडनैपिंग खुद देखी थी, इसीलिए वो सीधे मैरियाना के घर पहुंचते हैं जहां मैरियाना एक बार फिर एमा से एलेक्सिस के बारे में पूछती है। ये सुनकर एमा अपनी जगह से उठकर थोड़ा आगे जाती है पर बीच में ही रुक जाती है। तभी टॉम एमा के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो किसी से डरी हुई है, जिसपे एमा हाँ कहती है। और ये पहली बार था जब उस इंसिडेंट के बाद एमा ने किसी की बात का जवाब दिया था। ये देखकर मैरियाना भी शॉक थी। यही नहीं, अब जेवियर मार्टिन को बताता है कि आज रात वो उस एंटिटी को देखेंगे जिसने एलेक्सिस को किडनैप किया था। और फिर जेवियर अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट को मैरियाना के घर मंगवाता है, जिसमें सबसे पहले वो उस इंस्ट्रूमेंट को एलेक्सा और एमा के रूम में लगवाता है जिस रूम में उस रात वो सो रहे थे, और घर के बाकी के कैमरों के सोर्स को अपने एक इक्विपमेंट जिसका नाम डेथ ऑफ स्टार था उससे कनेक्ट करता है, जिसमें 52 कैमरास थे जो 1 सेकेंड में 1000 फोटो खींचते थे, वो भी हर वेव लेंथ में, चाहे वो नॉर्मल हो, इंफ्रारेड या गामा या कोई भी। जिसके बाद वो सबको कनेक्ट करके उसे एक खास तरह के टीवी पर उन्हें दिखाएगा जिससे वो उस एंटिटी को देख पाएंगे। और इस खबर के बारे में वहाँ के काफी लोगों को पता चल जाता है, जिस वजह से मैरियाना के घर पे काफी जर्नलिस्ट आने की कोशिश करते हैं लेकिन आ नहीं पाते। पर एक जर्नलिस्ट
उनके उस टीवी स्क्रीन वाले रूम की विंडो पर अपना एक कैमरा लगवा देता है। रात को जेवियर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वो अपने इक्विपमेंट डेथ स्टार को एमा के रूम पर सेट करते हैं और उस वक्त का इंतजार करते हैं जब वो एंटिटी उनके रूम में आई थी। और काफी देर इंतजार करने के बाद वो काफी सारी स्मॉल इमेजेस से एक वीडियो में एक ब्लैक लिक्विड को एमा के रूम में आता देखते हैं और देखते ही देखते उस लिक्विड से वो एंटिटी बाहर निकलने लगती है, जिसे वो इंस्ट्रूमेंट पे देखते हैं और मैरियाना उसे काफी ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि अभी हो रहा है और टॉम और एमा उस रूम में है जिनकी जान खतरे में है, लेकिन जेवियर उसे समझाता है और वो लोग थोड़ी देर बाद उनके पास जाते हैं, जहाँ हम टॉम को कुछ चैंटिंग करते हुए देखते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। और तभी जेवियर आकर उसे संभालता है और अब एमा भी नॉर्मल हो गई थी। वो अपनी मॉम को पहचानती है और उन्हें गले लगा लेती है। तभी वहाँ कुछ गार्ड आके मैरियाना को ये बताते हैं कि पिछली रात एक और किडनैपिंग हो गई है, वो भी रात के 2 बजे। अब मार्टिन इस बात पे गौर देता है कि सबसे पहले किडनैपिंग जो हुई थी वो 9 बजे हुई थी, फिर 10 बजे, एलेक्सिस की 11 बजे, उसके बाद 12, 1 और अब 2 बजे, जिसका मतलब है कि अब आखिरी किडनैपिंग 3 बजे होगी। और उस समय ईविल की पावर काफी स्ट्रांग होती है। फिर मार्टिन किडनैपिंग वाली जगह को मैप पर चेक करने के लिए चला जाता है और यहाँ जेवियर टॉम से बातें करने लगता है। टॉम उसे बताता है कि वो एक वुमन है जिसके पैर नहीं है और अपने असली बेटे को ढूंढ रही है और उस विच को ढूंढने में वही आदमी मदद कर सकता है जिसे वो जानती है जो व्हाइट रूम में है। तब मार्टिन आके जेवियर को बताता है कि अभी तक 14 सालों में 14 किडनैपिंग्स हो चुकी हैं और इस बीच मार्टिन जेवियर से टॉम के बारे में पूछता है कि वो सच में स्पेशल है, जिस पे जेवियर हाँ कहता है। फिर वो ये बताता है कि उसने टॉम को अडॉप्ट किया था 7 साल पहले 30 अप्रैल को सेंट थॉमस हॉस्पिटल में। और गाइस यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि 7 साल पहले अगता को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और जब वो कोमा में गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी और जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था उन्होंने उसके बच्चे को किसी को दे दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा, लेकिन वो जी गया और वो टॉम था। यही नहीं, 7 साल बाद अगता कोमा से बाहर आने पर अपने बच्चे को खुद ढूंढ रही थी और उसने मार्टिन के सामने उस डॉक्टर को जान से मार दिया था, वो भी एक मॉन्स्टर की तरह, जिसका मतलब वो विच और कोई नहीं अगता है, जिसे फर्स्ट पार्ट में यानी किलोमीटर 31 में उस विच ने पजेस किया था। और अगता एक मीडियम थी स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन के बीच में कनेक्शन का और नूनो उसे जानता था, उसकी बहन कटलीना का बॉयफ्रेंड। इसीलिए ये दोनों मिलकर रात को नूनो को मेंटल असाइलम से बाहर निकलवा लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे पुलिस की टीम लगी हुई थी जो चीफ को उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अगले दिन मार्टिन और जेवियर नूनो से अगता के बारे में पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ है, पर नूनो को नहीं पता था। वो बस इतना बताता है कि उसे अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड कटलीना की स्पिरिट दिखती है। जिसके बाद मार्टिन इस 7 साल पुराने किलोमीटर 31 वाले केस के साथ जोड़ के देखता है, क्योंकि 7 साल पहले वाले केस में वो बच्चा किलोमीटर 31 पर अपनी माँ को ढूंढ रहा था और अब प्रेजेंट केस में वो विच अपने बच्चे को ढूंढ रही है। और किलोमीटर 31 और चिरुबुस्को सिटी दोनों अलग अलग कोने में है और वो स्पिरिट जहाँ भी जाती है वहाँ से ऑयल और सीवेज की स्मेल आया करती थी। और इस बात से मार्टिन उनके शहर के मैप को देखकर ये अंदाजा लगाता है कि वो विच उन बच्चों को शहर के बीच बने सीवर प्लांट में ले गई है और वो तीनों भी अब वहाँ जाने का प्लान करते हैं। पर हम न्यूज में ये देखते हैं कि उस जर्नलिस्ट ने उस वीडियो को जो उसने जेवियर के एक्सपेरिमेंट की बनाई थी उसे अपनी न्यूज में दिखा दिया था और वो मार्टिन पे केस ना सॉल्व करने का आरोप लगाते हैं, जिस वजह से पुलिस पर प्रेशर बनाया जाता है। और अब चीफ को ये पता चलता है कि मार्टिन उस सीवर प्लांट में जा रहा है और वो भी अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और ये बात जेवियर मैरियाना को बताता है और उसे थोड़ी देर टॉम का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिस पे मैरियाना मान जाती है। पर टॉम मैरियाना को बताता है कि जहाँ वो जा रहे हैं उन्हें वहाँ एलेक्सिस मिल सकता है, इसीलिए टॉम उसे भी वहाँ जाने के लिए कहता है और वो दोनों भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग उस प्लांट में पहुंचकर उस विच को ढूंढते हैं, जिसके बाद मैरियाना और टॉम भी वहाँ पहुँच गए थे और वो जर्नलिस्ट पे इनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। अंदर जेवियर और नूनो मिलकर एक जगह बच्चों को ढूंढते हैं और मार्टिन अलग जगह जाकर थोड़ा अंदर जाने पे मार्टिन एक होल में काफी सारे बच्चों की लाश देखता है। थोड़ी देर बाद वो अगता को भी देखता है जो हवा में उड़ते उड़ते उसके पास आती है और उसकी गोद में एक जिंदा बच्चा था और वो मार्टिन के सामने उस बच्चे की गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देती है क्योंकि वो उसका बेटा नहीं था। जेवियर दूसरी तरफ उस प्लांट के अंदर बॉम्ब लगा देता है, जिस वजह से वहाँ के नदी का पानी उसके अंदर आ जाएगा और ना ही वो जगह बचेगी और ना ही वो विच। जिसके बाद वो मार्टिन को ढूंढकर वहाँ से भागने लगता है,
पर रास्ते में उसे मैरियाना टॉम के साथ मिलती है, जो उन्हें एक जगह बांधकर टॉम के बदले अपने एलेक्सिस को ढूंढने चली जाती है। क्योंकि दोस्तों मैरियाना ने मार्टिन और जेवियर की बात सुन ली थी कि टॉम पजेस्ड अगाथा का बेटा है, और मैरियाना टॉम को उस विच के पास ले जाती है, जिस वजह से वो विच टॉम के पीछे पड़ जाती है। नूनो उसे बचाता है, जिसमें वो काफी घायल हो जाता है। उधर चीफ आकर मार्टिन से बच्चों के बारे में पूछता है, और मैरियाना से मार्टिन वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ लगा बॉम्ब 5 मिनट में फटने वाला था। लेकिन उससे पहले चीफ का एक गार्ड उन पे फायरिंग कर देता है, जिस वजह से जेवियर के पैर में गोली लग जाती है। लेकिन चीफ उसे डांटता है और मार्टिन की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम उस जर्नलिस्ट को देखते हैं जो छुपकर इनकी वीडियो बना रहा था, और वहाँ मैरियाना उन बच्चों की लाशें देखकर समझ जाती है कि उसका बच्चा नहीं रहा। और नूनो काफी मुश्किल से टॉम को उस विच से बचा लेता है और उसे मार्टिन के पास ले जाता है, और मार्टिन भी गेट तोड़कर टॉम को वहाँ से बचा कर ले जाता है, और फिर नूनो को भी। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पानी भरने लगता है, और मैरियाना उससे बच नहीं पाती, और मार्टिन, नूनो, टॉम और जेवियर भी उस पानी में फंस जाते हैं। लेकिन काफी मेहनत के बाद ये लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। एंड सीन में हम ये देखते हैं कि उस प्लांट के टूटने की वजह से सारे शहर में पानी भर गया है, और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन हमें एंड में ये नहीं बताया गया कि आखिर उस विच के साथ क्या हुआ। हो सकता है कि वो खत्म हो गई हो, या हो सकता है कि वो अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही हो, और असल में वो थी कौन? तो वो अगाथा ही थी, जिसे किलोमीटर 31 पे भटक रही उस माँ की आत्मा ने पजेस किया हुआ था। और इस पोजेशन के बीच अगाथा प्रेग्नेंट हो गई, और उसका बच्चा था टॉम, और उसके पास ये पावर्स थी कि वो लोगों के बारे में जान सकता था, और वो अगाथा से मेंटली जुड़ा हुआ था। वहीं जब अगाथा कोमा से बाहर आई तो उसे सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढा, पर उसे वो नहीं मिला। तो उसने शहर के बच्चों को चुराना शुरू कर दिया ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके, और उन बच्चों में से मैरियाना का बेटा एलेक्सिस भी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो माँ की स्पिरिट थी, और वो अपने बेटे को रियो चेरेबिस्को में ढूंढ रही थी, और वहीं उसके बेटे की स्पिरिट अपनी माँ को किलोमीटर 31 हाईवे पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते मेरा एक सवाल, आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, और क्या आपके आसपास के हाईवे की कोई ऐसी कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो? तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मैक्सिकन हॉरर मूवी किलोमीटर 31 पार्ट 2 को लेकर। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।